चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में भी बात कर ली थी। और कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो मुझे अभी पढ़ाने हैं, ये मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर हम लास्ट में टाइम मिलेगा तो आप जितना कहोगे उतना प्रैक्टिस करेंगे। ये तो पढ़ा दिया था मैंने, तो आज यहाँ से पढ़ना है। चलो भाई, तो कुछ टर्म्स हैं देखें यहाँ पे, जैसे ऑलिग यूरिया। ऑलिग मतलब समझते हैं आप? लेस। तो अगर यूरिन की क्वांटिटी कम है, जितना होनी चाहिए उससे, तो इसको हम ऑलिग यूरिया कहते हैं। और अगर यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? एन यूरिया। और अगर यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसे पॉली यूरिया। इसी को हम मेडिकल साइंस में डाईयूरेसिस भी बोलते हैं। ये बातें तो आपको पता है, ठीक है। फिर अगला है ग्लाइकोज यूरिया। यूरिन में अगर ग्लूकोज निकल रहा है, यूरिन में बता चुका हूँ क्यों होता है, ये सब नोट्स में क्या है तो पढ़ा चुका हूँ, वही है। फिर अगला है यूरीमिया। अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाए तो इसे कहते हैं यूरीमिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। सपोज दो चूहे थे, रैट ए और रैट बी। रैट ए का हमने ऑपरेशन किया और उसका लिवर जो था वो हटा दिया। रैट बी का हमने ऑपरेशन किया और उसकी दोनों किडनीज, बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी, दोनों किडनीज हमने हटा दी। दोनों ही चूहे कुछ दिनों बाद मर गए। पहले कौन सा मरा और क्यों? विच वन डाइड फर्स्ट, ए या बी? ए पहले मरा या बी पहले मरा? सवाल समझ में आया? ये रहा पोल। पहले मरेगा ए वाला, क्योंकि ए वाला मरेगा एक्सेस अमोनिया इन ब्लड, क्योंकि इसमें अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही ना, उसकी वजह से। बी वाला मरेगा एक्सेस यूरिया इन ब्लड, ठीक है। तो एक एक्सेस अमोनिया इन ब्लड से मरेगा, एक एक्सेस यूरिया इन ब्लड से मरेगा। एंड अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया, तो अमोनिया वाला पहले मरेगा। नहीं आ रहा समझ में? समझ में आया है तो पोल में ट्रू बोलें, और नहीं समझ में आया तो फॉल्स। समझ में आया? चलो भाई, इसके समझ में आ गया तो हम अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस नीट में, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया हो डायरेक्टली, पर आते हैं। अगली चीज देखिए, कैलकुलाई इन कास्ट, ये जो स्टोन्स होते हैं किडनी में, ये कैसे बन जाते हैं? तो किडनी में स्टोन्स कैसे बन जाते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, जो मोनोवैलेंट कैटायंस होते हैं, मोनोवैलेंट कैटायंस मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, H+, और इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये है ना, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से दे आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और ये किडनी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बाइवेलेंट कैटायंस होते हैं, बाइवेलेंट कैटायंस से मेरा मतलब था जैसे Mg++, Ca++, और इनके जो सॉल्ट्स हैं जैसे सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से इनका कोई खास एक्सक्रीशन यूरिन से नहीं होता है, तो इनको ना एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ पे ये फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर गलती से, तो ये इधर से नहीं निकलते हैं बाहर, तो इनको फीसिस के थ्रू बाहर निकल आता है। पर गलती से अगर ये यूरिन में आ गए, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, अगर ये यूरिन में आ गए तो ये तो यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और ये जो प्रेसिपिटेट है, पाउडर जो है, अगर ये एक जगह जम गया तो ये स्टोन में बदल जाएंगे। तो जो बाइवेलेंट कैटायंस होते हैं ना, इन बाइवेलेंट कैटायंस के प्रेसिपिटेट होने से अगर ये यूरिन में आ जाए, जो स्टोन्स बनते हैं, इस फिनोमेना को हम यूरोलिथियासिस कहते हैं, यानी किडनी में स्टोन बन गया।
अब ये स्टोन कहीं भी बन सकता है, ये किडनी में बन सकता है, ये यूरेटर में बन सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में बन सकता है, कहीं भी ये स्टोन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो यूरोलिथियासिस, तो स्टोन ऐसे बन जाते हैं बाइवेलेंट कैटायंस की वजह से जो फीसिस में निकलने चाहिए। अब मान लो मैंने आपको गॉल स्टोन भी पढ़ाया था, याद है आपको? अब मान लो मैं एक सर्जन हूँ और मैंने 2 ऑपरेशन किए, एक व्यक्ति का मैंने गॉल स्टोन निकाला और दूसरे का मैंने किडनी स्टोन निकाला, और दोनों लाकर मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिए। तो आप कैसे बताओगे कि इनमें से गॉल स्टोन कौन सा है और किडनी का स्टोन कौन सा है? इनको पानी में डाल दो। गॉल स्टोन किसका बना हुआ है बताओ? गॉल स्टोन बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, तो इसको आप पानी में डालोगे ना तो ये फ्लोट करेंगे, जबकि रीनल स्टोन जो है ना वो बना हुआ है हैवी सॉल्ट्स का, तो ये सिंक हो जाएगा। तो गॉल स्टोन वर्सेस रीनल स्टोन। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। क्या छोड़ो, ये तो नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने ऐसे ही बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेमाटूरिया की। अगर ब्लड निकल रहा है यूरिन में तो इसे कहते हैं हेमाटूरिया। ठीक है, आरबीसी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि मालपीजियन कॉर्पस्कल डैमेज हो गया, जो नहीं छलना चाहिए था वो भी छल रहा है। डायूरेसिस तो आपको पता ही है, यूरिन अगर ज्यादा एक्सक्रीट हो रही है तो। डिसयूरिया मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन है। यूरिनोड्स बता चुका हूं मैं आपको। सिस्ट मतलब होता है ब्लैडर, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन निकल रहे हैं। एल्बुमिन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर एल्बुमिन नाम का प्रोटीन निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है? अगला सवाल है कि भाई प्रोटीन यूरिया क्यों हो जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो यह हेमाटूरिया क्यों हो जाता है, ऐसा ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह में भी होता है। अब इन बीमारियों में क्या होता है कि ये जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है। मतलब ऑटो एंटीबॉडी या कोई पैथोजन, जो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई ऑटो एंटीबॉडी, ये ना अटैक करती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंजर्ड। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर इंजरी हो जाती है ना तो वो अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है, इट लूजेज इट्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन खो इंजर्ड हो जाती है तो अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है, और जब अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है तो जो नहीं छलना चाहिए था वो भी यहाँ से छलने लगता है, जैसे प्रोटीन, आरबीसी। तो हेमाटूरिया या प्रोटीन यूरिया। समझ में आया आपको? प्रोटीन यूरिया दीपक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यही है एक तरीके का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी यही होता है, प्रोटीन ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से नेफ्रॉन्स जो डैमेज हो गए हैं उसकी वजह से भी प्रोटीन निकल रहा है यूरिन में। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है तो यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है। समझ में आई बात? प्रोटीन यूरिया क्यों हो जाता है? आपको पता है प्रोटीन यूरिया मतलब किसी की किडनी खराब है ना तो डॉक्टर शक्ल देख के बता देते हैं किसकी किडनी खराब है। कैसे पता है? आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, बॉडी में सूजन आने लगती है। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन यूरिया इडिमा क्यों कॉज करता है? प्रोटीन यूरिया इडिमा क्यों कॉज करता है? क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिन में निकल जाएंगे, मोर प्रोटीन इन यूरिन मीन्स व्हाट? मोर प्रोटीन इन यूरिन मीन्स लेस प्रोटीन इन, अगर मोर प्रोटीन इन यूरिन है तो इसका मतलब लेस प्रोटीन इन ब्लड। अब ब्लड में प्रोटीन कम होंगे तो ब्लड का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ब्लड का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ब्लड का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं आपको ले जाऊंगा लिम्फ के फॉर्मेशन वाली जगह पर। याद है मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था, और लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि आखिर ब्लड क्यों छनता है? क्योंकि 40 प्रेशर चाहता है कि ब्लड छन जाए, लेकिन -28 प्रेशर नहीं चाहता कि ब्लड छने। और यही -28 प्रेशर यहां भी लग रहा है, जिसकी वजह से नेट प्रेशर यहां पर कितना था? +12, और यहाँ पे नेट कितना था? -13। इसीलिए तो लिम्फ यहाँ से यहाँ आके गिर जाया करता था, याद है कि नहीं? अब अगर ब्लड में प्रोटीन कम होंगे, ब्लड में अगर प्रोटीन कम होंगे तो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। सपोज ब्लड में प्रोटीन कम हो गए, क्योंकि प्रोटीन कहाँ निकल गए हैं बोलो? यूरिन में। और अगर प्रोटीन यूरिन में निकल गया और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है और वो -28 की जगह सपोज वो -10 रह गया, सिर्फ -28 की जगह वो -10 रह गया है,
तो क्या होगा, नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, +12 की जगह +30, और यहां पर भी -10 हो जाएगा, तो नेट प्रेशर होगा +5। तो पता है क्या होगा, यहां से छनेगा तो ज्यादा, क्योंकि लेकिन वापस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर पॉजिटिव हो गया है। तो कहां जमा होता चला जाएगा जो छन रहा है, यहां जमा होता जाएगा। एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जमा हो जाएगा, तो इससे इस ऑर्गन में सूजन आ जाएगी, इडीमा हो जाएगा। समझ में आया प्रोटीन यूरिया की वजह से इडीमा क्यों हो जाता है? कितने लोगों को समझ में आया कि प्रोटीन यूरिया कॉजेज इडीमा? अब बताओ, यूरिन में प्रोटीन निकलेंगे तो ब्लड में प्रोटीन कम हो जाएंगे। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर और मरासमस पढ़ा था आपने, क्वाशियोरकर और मरासमस में मैंने बताया था इडीमा, समझाया नहीं था, सिर्फ बताया था कि इडीमा हो जाता है। जहां दूसरे मास्टर खत्म होते हैं वहां से मैं शुरू होता हूँ। तो भैया इडीमा क्यों हो जाता है, प्रोटीन की कमी से। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को डिलीट कर दो, लेकिन वो शरीर से थोड़ी डिलीट हो जाएगा, फिजियोलॉजी से थोड़ी डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने वालों को इतना अकल नहीं है कि ये तो सब इंटर रिलेटेड है, कहाँ कहाँ से डिलीट करोगे, है ना। तो मतलब कितने सिस्टम डिलीट करोगे, हर बॉडी से सिस्टम निकलेगा, यहाँ से वहां से, आप हर चीज इंटरकनेक्टेड है, आप डिलीट करके कोई कम थोड़ी कर सकते हो। तो पढ़ना तो भैया पढ़ेगा ही, जो पढ़ेगा वही डॉक्टर बनेगा। चलो, करना है डिलीट तो करो ऐसी चीज को। अब बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी आपको जिंदगी में कैलकुलेट करना है डॉक्टर बनने के बाद, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? नहीं करना है ना, तो फिर क्या जरूरत है इसकी। तो भैया अगर कहीं सिलेबस डिलीट करना है तो फिजिक्स में कर दो, थोड़ा बहुत आलू भिंडी ये सब कम कर दो, बॉटनी वाला कम कर दो। अरे जो चीज उसको जिंदगी में पढ़नी है डॉक्टर बनने के लिए, उसको ही डिलीट कर दोगे तो कैसे चलेगा। मतलब आप मेडिकल के एग्जाम में अगर डिलीट करना है तो फिजिक्स करो यार। आप बायो कैसे डिलीट कर सकते हो, और वो भी बायो में भी ह्यूमन बॉडी ना। इससे पता चलता है हम लोग कितने होशियार हैं। चलो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही फिजिक्स बच्चों को टफ लगती है, तो बच्चे सोचेंगे हाँ ये अच्छा है, फिजिक्स डिलीट कर दो, है ना। इसलिए फिजिक्स रखी जाती है, क्यों, क्योंकि कुछ टफ चीजें भी रहनी चाहिए ना, भले ही वो इरेलीवेंट हो या कम रेलिवेंट हो। आगे बढ़ते हैं। मतलब पता है किस तरह का है, जैसे हमको ना स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना, या मछली बनने के लिए कंपटीशन होना है, कि जो सबसे अच्छी आत्माएं होंगी उनको मछली बनाया जाएगा। तो उन सबका एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है, उड़ के दिखाओ, जो सबसे अच्छा उड़ेगा उसको हम मछली बनाएंगे। यार ये क्या बात हुई। या पक्षी बनने का कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन के लिए जो अच्छा, जो सबसे तैरने में हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको हम बर्ड बनाएंगे। डज इट मेक सेंस? भाई आपको बर्ड्स बनानी है, तो आप आत्माओं का कंपटीशन ले रहे हो कि जो अच्छा स्विम करके दिखाएगी, सबसे जो टॉप स्विमिंग करेगी उसको हम बर्ड बनाएंगे, क्या सेंस है। जो अच्छा उड़ पा रही है उनको बर्ड बनाओ ना। इसीलिए पेंगुइन बर्ड है, किसी ने कितना सही जोक मार दिया यार। बस ऐसे ही है भैया, दुनिया इम्परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। तो आपको समझ में आया प्रोटीन यूरिया कॉजेज इडीमा का क्या मतलब था, ये था। चलो, क्वाशियोरकर मरासमस में क्यों इडीमा हो जाता है। कीटोन यूरिया, ये तो मैंने आपको बताया ही, कि अगर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्यों ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज में ऐसा हो जाता है ना। और अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, देखो हिमैट यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया के बीच का अंतर समझ लो। आप कहोगे आरबीसी निकल रहे हैं यूरिन में, तो भी तो हीमोग्लोबिन भी तो निकल ही रहा है। नहीं, कई बार क्या होता है आरबीसी नहीं निकलते यूरिन में, हीमोग्लोबिन निकलता है। आप कहोगे ऐसे क्यों। अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बॉडी के अंदर, कोई ऐसी बीमारी जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आरबीसी तो वहीं डिस्ट्रॉय हो गया बॉडी में, फिर उनका हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में निकल रहा है, तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है और आरबीसी छन गया किडनी से, तो फिर इसको हम हिमैट यूरिया कहेंगे। समझ में आ रही बात। नेफ्राइटिस, अगर इन्फेक्शन हो गया है ग्लोमेरुलस में, तो इसे नेफ्राइटिस कहेंगे, मैंने आपको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बताया जैसे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था कि यूरिन में स्मेल क्यों आती है रखे रखे, क्योंकि इसमें जो यूरिया थी इन्वायरमेंट के यूरियस पैदा करने वाले बैक्टीरिया उस यूरिया को अमोनिया में तोड़ देते हैं, बाद में अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। इधर ठंड के समय क्या होता है, एडीएच सिक्रीशन कम होता है, तो यूरिन में वाटर ज्यादा निकलता है। सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होती है बताओ, हेपेटिक वेन में, क्यों, क्योंकि लिवर में बनती है यूरिया। सबसे कम यूरिया कहाँ होती है, रीनल वेन में, क्योंकि किडनी में तो यूरिया छन जाती है, तो जब ब्लड किडनी से बाहर आता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन उसके अंदर यूरिया जो है वो सबसे कम होती है।
ठीक है। अच्छा, एक किडनी हटा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, दूसरी किडनी थोड़ी सी इनलार्ज हो जाएगी और जीएफआर सेम रहेगा। बाकी ये तो पॉइंट अपने आप समझ में आ रहे हैं आपको, कैमल्स वाले, अर्थवर्म वाले, और कुछ जानवर मोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों तरह का काम करते हैं। बीन शेप किडनी मैमल्स में ये भी प्रेजेंट है। ये 8वां और 9वां पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। यूरिक एसिड वाला फिर भी कर लो, ज़्यादा सीड वगैरह खाते हैं, जेनेरिक मटेरियल ज़्यादा खाएंगे ना अगर न्यूक्लिक एसिड, तो यूरिक एसिड बनता है। यूनियन क्लियरेंस टेस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा क्योंकि कैसे इससे जीएफआर नापते हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये नीट में आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। इसी तरह से पीएच क्लियरेंस टेस्ट जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो नापने के काम आता है, ये पॉइंट भी आप काट दो, ये भी नहीं पढ़ना आपको। 11th वाला पॉइंट ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाएगा। ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की चीज होती है, तो अमोनिया बाहर नहीं निकल पाती तो ग्लूटामीन बन के बाहर निकलती है। बाकी तो ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया आपको सारे। बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड, नेफ्रॉन जो है कम होने लगते हैं 40 साल की उम्र के बाद, थोड़े थोड़े हर साल जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है उनके 10% कम हो जाते हैं, और ये वाला पॉइंट भी बता दिया। फंक्शंस ऑफ किडनीज, इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए। एक आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा है, कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, तो बताइए क्या होगा उसके? विल हैव ठीक है। अगर एक आदमी बहुत दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसके इनमें से कौन सी कंडीशन उसमें होगी? बोल दिया जाए। दे दिया भाई। चलो समझते हैं क्या होगा। अब एक आदमी अगर बहुत समय तक भूख हड़ताल करेगा, उसके अंदर खाने की कमी और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका बीपी गिरने लगेगा, और जब उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा ना, तो उसका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी गिरने लगेगा। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गिरेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कम होगा उसके अंदर। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा तो यूरिया जो है वो कम छनेगा, और अगर यूरिया छनेगा कम तो यूरिन में भी यूरिया कम जाएगा, तो यूरिन में यूरिया कम हो जाएगा। लेकिन बॉडी में तो यूरिया बन रहा है ना, क्यों? अगर उसे ग्लूकोज नहीं भी मिल रहा है तो फैट का ऑक्सीडेशन, और फैट के बाद प्रोटीन का ऑक्सीडेशन है ना, तो बॉडी में तो यूरिया बन रहा है, तो उसके ब्लड में तो यूरिया बढ़ जाएगा, मोर यूरिया इन ब्लड, लेकिन वो यूरिया छनेगा नहीं, तो लेस यूरिया इन यूरिन। समझ में आई बात? तो ब्लड में तो यूरिया बनेगा, लेकिन यूरिन में यूरिया कम जाएगा क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा ड्यू टू लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यूरिया तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर ही डिपेंडेंट है, तो कम यूरिया छनेगा तो यूरिन में भी कम यूरिया जाएगा, एक्सक्रीशन कम होगा यूरिया का। समझ में आई बात? तो दो आंसर सही है, सी एंड ई। मैंने इसलिए ई वाला दिया नहीं था इसमें, तो यूरिन में यूरिया कम हो जाएगा। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ किडनी हम लोग पढ़ रहे थे। फंक्शंस ऑफ किडनी में अगर हम देखें, अच्छा इधर क्या होगा, स्टारवेशन की वजह से एक चीज और होगी, सेल्स कीटोन बॉडीज और फैट का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसकी वजह से कीटोन बॉडीज भी ज्यादा बनेंगी, है ना, तो वो फिर निकलेंगी भी यूरिन में, तो भाई ब्लड में बढ़ जाएंगी कीटोन बॉडीज। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि फैट का ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो फैट के ऑक्सीडेशन से फिर एनर्जी लेंगे ना सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी, तो किडनी के हमने जो फंक्शंस थे इनको हम देखें। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, रेगुलेशन ये मैंने पढ़ा दिया। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ये भी पढ़ा दिया। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये भी पढ़ा दिया। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी पढ़ा दिया, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यूरिन फॉर्मेशन से एक्सक्रीशन, ये भी पढ़ा दिया। और हार्मोन्स जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन
और रेनिन, ये तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, एरिथ्रोपोइटिन, और रेनिन मैंने रास में पढ़ा दिया। एक लास्ट फंक्शन और है किडनी का, किडनी ना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है इंटेस्टाइन से। विटामिन D3, ये मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताऊंगा, ये भी सिंथेसाइज करती है थोड़ा किडनी, कॉलीकैल्सिफेरॉल वगैरह, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन अलग है पर ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो अगर किडनीज रिमूव हो जाएंगी ना तो कैल्शियम डिसबैलेंस भी हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो एंडोक्राइन में हम जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई फंक्शंस ऑफ किडनी। तो इतने सारे फंक्शन करती है किडनी, सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं, इसलिए किडनीज को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस। चलिए, फिर डिजीजेज रिलेटेड विद किडनी। तो पहले है रीनल फेलियर, अगर किडनी खराब हो जाए तो ब्लड में क्या होगा, यूरिया बढ़ती चली जाएगी। क्रॉनिक मतलब जो धीरे धीरे फेल हो रही है, यूरिन एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, अचानक ही खराब हो गई पूरी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन हो जाए या ऑटो एंटीबॉडी बन जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। डायबिटीज में सबसे पहले किडनी खराब होती है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स, और किडनी में स्टोन यूरोलिथियासिस कहलाता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब एक लास्ट चीज और हमें पढ़नी है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ किडनीज। किडनीज का डेवलपमेंट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, पर उसकी कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके बाद मुझे याद दिला देना, एक और चीज पढ़नी है जो यहाँ नहीं है और लिखी हुई नहीं है, वो है हीमोडायलिसिस, वो भी पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद। तो चलिए पहले डेवलपमेंट ऑफ किडनी के बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, उसके अंदर इस तरीके से, सपोज ये बॉडी है किसी की, तो एब्डोमेन के अंदर नेफ्रोटोम्स नाम की प्लेट बनती है मेसोडर्म से, एक इधर बनी एक इधर बनी। ये सब नीट में नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए। इनका ऊपर वाला हिस्सा प्रोनेफ्रोटोम, बीच वाला मेसोनेफ्रोटोम और नीचे वाला मेटानेफ्रोटोम कहलाता है। इधर भी बनती है, इधर भी बनती है। और जो मेसोनेफ्रोटोम है, इससे दो डक्ट निकलते हैं यहाँ पे इस तरह से, जिन्हें हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट्स। ये दोनों डक्ट्स ना बाद में ऐसे मिड लाइन में जुड़ जाते हैं तो मुलेरियन डक्ट बनाते हैं, जो बाद में आगे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब वगैरह बनाता है हमारे अंदर हायर एनिमल्स में। लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग नहीं होते, एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे क्लोएका कहा जाता है, जिससे दोनों चीजें बाहर आती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, इस तरह से क्लोएका में खुल जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि इसी मेसोनेफ्रिक डक्ट से यहाँ पे यूरेट्रिक बर्ड्स निकलती हैं यूरेटर के लिए, और बाद में आगे वाला हिस्सा हमारे अंदर यूरिनरी ब्लैडर बनाता है, पीछे वाला जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाता है। ये कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो उससे भी अच्छी बात। मुद्दे की बात यह है कि ये जो तीन हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, प्रोनेफ्रोटोम, मेसोनेफ्रोटोम, मेटानेफ्रोटोम, इनमें से किडनी कौन से हिस्से से बनेगी, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। पाइसीज वगैरह में क्या होता है, टेडपोल में और पाइसीज में मीजो और मेटानेफ्रोटोम डिजेनरेट हो जाते हैं, और किडनीज जो है वो यूरेट्रिक बर्ड ना प्रोनेफ्रोटोम में घुसती है जाके यहाँ से, और प्रोनेफ्रिक किडनीज बनती है। एम्फीबिया में नई प्रोनेफ्रोटोम बाद में नष्ट हो जाते हैं, यूरेट्रिक बर्ड मीजोनेफ्रोटोम में घुसती हैं और उनमें मीजोनेफ्रिक किडनीज बनती हैं। जबकि रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में प्रो और मीजोनेफ्रोटोम डिजेनरेट हो जाते हैं। ये जो मेटानेफ्रोटोम दिख रहे हैं नीचे, इनसे किडनीज बनती हैं। तो तीन तरह की किडनीज होती हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। यहां से जो नीट में आएगा वो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं, तो बस समझाने के लिए था, या आप एमबीबीएस में पढ़ना। अभी ध्यान दो, तीन तरह की किडनी होती है, टाइप ऑफ किडनीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होती है प्रोनेफ्रिक किडनीज, दूसरी होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, और तीसरी होती है मेटानेफ्रिक किडनी। तो जो प्रोनेफ्रिक किडनीज होती है ना, प्रोनेफ्रिक किडनीज लोअर एनिमल्स में जैसे कि टेडपोल या साइक्लोस्टोमेटा वगैरह में होती हैं। ये क्या होती हैं साइक्लोस्टोमेटा, गुलमुख वाली मछलियां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में। इनमें क्या होता है, प्रोनेफ्रिक किडनियों के जो नेफ्रॉन होते हैं वो उन्हें कहा जाता है प्रोनेफ्रॉन, और प्रोनेफ्रॉन बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के नेफ्रॉन होते हैं। इनके अंदर बस एक ट्यूब्यूल होती है और कोई मालपीजियन कॉर्पस्कल या ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल नहीं होता। अब बताओ, ग्लोमेरुलस ही नहीं होगा, बोमेन कैप्सूल ही नहीं होगा, अगर सिर्फ ट्यूब्यूल होगी, तो बोमेन कैप्सूल नहीं होगा तो ग्लोमेरुलस किस में बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो इनके अंदर ना ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है। और ग्लोमेरुलस, क्योंकि बोमेन कैप्सूल नहीं है तो ग्लोमेरुलस भी नहीं है, तो मालपीजियन कॉर्पस्कल भी नहीं होती। अगर ग्लोमेरुलस ही नहीं है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल आती है, ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटती है और वापस चली जाती है, और अपने नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर देती है।
तो इसका मतलब इसमें एक ही स्टेप होता है सिर्फ, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ सिंगल स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है और ना ही रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो मेसोनेफ्रिक किडनीज होती हैं, उनके जो नेफ्रॉन होते हैं उन्हें हम मेसोनेफ्रॉन कहते हैं। मेसोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं फ्रॉग्स में और एडल्ट एम्फीबिया में। इनके जो नेफ्रॉन होते हैं यानी मेसोनेफ्रॉन, उनके अंदर वोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, तो इनके अंदर ग्लोमेरुलस भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों किन के पास है ना, हेनल्स लूप नहीं होते, और हेनल्स लूप ही तो मेडुला बनाते हैं, आपको पता होगा, अपने आसपास के एरिया को गाढ़ा कर देते हैं। तो इनके पास सिर्फ मेसोनेफ्रॉन होता है, कोई हेनल्स लूप नहीं होते। तो इनकी किडनी जो है, सिर्फ इसमें कोई मेडुला वेडुला नहीं होती, तो किडनी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इनकी जो किडनी है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएट नहीं होती। इसके बाद रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स आए। तो रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स के अंदर जो नेफ्रॉन थे वो और ज़्यादा एडवांस थे। उनके अंदर ग्लोमेरुलस और पीसीटी तो सही था ही, साथ में इनके अंदर एक हेनल्स लूप भी था, और उसके बाद फिर डीसीटी। तो इनकी किडनी में हेनल्स लूप मिलता है, किसकी किडनी में, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स की, क्योंकि इनके जो नेफ्रॉन थे वो एडवांस नेफ्रॉन्स हैं। इन नेफ्रॉन को कहा जाता है मेटानेफ्रॉन। तो इनमें हेनल्स लूप प्रेजेंट है, और हेनल्स लूप प्रेजेंट होने की वजह से ही किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीचे वाला मेडुला। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि भाई हेनल्स लूप के आसपास का हिस्सा ज्यादा थिक, ज्यादा वैसा हो जाता है ना, हाइपरटोनिक, वही तो मेडुला बनाता है। नहीं आई बात समझ में, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ये किडनी है, अब किडनी के दो हिस्से थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। सपोज ये मेडुला वाला हिस्सा है अंदर का, तो क्या होता है कि हेंडे के लूप, नेफ्रॉन होते हैं, उनके हेंडे के लूप सब अंदर है, ये देखिए सभी नेफ्रॉन अपना हेंडे का लूप ऐसे अंदर डाल के बैठे हुए। तो ये हेंडे के लूप अपने आसपास के हिस्से की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो ये जो अंदर वाला एरिया है ना, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है और ये मेडुला करने लगता है। तो दरअसल हेंडे के लूप ही तो मेडुला बना रहे हैं, वो अपने आसपास के इंटरस्टिशियल स्पेस की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हिस्सा गाढ़ा हो जाता है और क्या कहलाता है, मेडुला। तो जिन जानवरों में हेंडे का लूप होगा, उन्हीं की किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये इस एरिया को गाढ़ा कर देते हैं। तो अच्छा, रेप्टाइल्स से ज्यादा डेवलप्ड हेनल्स लूप एवीज में होते हैं, और एवीज से भी ज्यादा अच्छे हेनल्स लूप मैमल्स में होते हैं। सो मोर डेवलप्ड हेनल्स लूप किसमें मिलेंगे, मैमल्स में। रेप्टाइल में होते हैं पर उतने अच्छे नहीं होते हैं, उससे ज्यादा डेवलप्ड एवीज में होते हैं, और एवीज से भी ज्यादा डेवलप्ड हेनल्स लूप किसमें होते हैं, मैमल्स में। तो मोस्ट डेवलप्ड हेनल्स लूप जो है ना, वो मिलते हैं हमेशा मैमल्स में। ये बात समझ में आई आपको। तो तीन तरह की किडनी है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक, इतना सा बस आपको ये पार्ट याद रखना। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ किडनीज वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं इस पे, भाई हेनल्स लूप जो है वो तो वाटर कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है ना। चलिए, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स we will find most developed हेनल्स लूप, मतलब मोर डेवलप्ड हेनल्स लूप किसमें होगा, आप ये बताओ मुझे। ऑप्शंस है डेजर्ट एम्फीबियन या एक्वाटिक मैमल। ज्यादा डेवलप्ड हेनल्स लूप किसमें होगा, बताओ। मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी गलत कर दिया, सिर्फ ईशान के सारे सवाल सही हैं अब तक। अरे भैया, एम्फीबिया में हेनल्स लूप कहाँ से आया, इसमें तो हेनल्स लूप होता ही नहीं, हेनल्स लूप तो रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में होते हैं। नहीं आ रहा समझ में। आपने बस डेजर्ट देखा और लगा दिया आंसर। अरे यार, चलो समझ में आई नहीं आई।
इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। चलिए, तो फिर से देता हूं ऑप्शंस, चलो। डेजर्ट, रेप्टाइल या एक्वेटिक बर्ड, किसमें ज्यादा डेवलप्ड होगा हेलन स्वरूप? अगला सवाल, एक्वेटिक रेप्टाइल या डेजर्ट बर्ड? डेजर्ट बर्ड या एक्वेटिक मैमल? अरे भैया, रेप्टाइल से ज्यादा डेवलप्ड एवीज में होगा, और एवीज से ज्यादा डेवलप्ड मैमल में होगा, होगा कि नहीं? अब बताओ, डॉल्फिन या क्रोकोडाइल? कमेंट में कोई लिख रहा है, अमन लिख रहा है एक्वेटिक बर्ड, न्यू स्पीशीज। ओ येड़े, बतख का नाम सुना कभी? बतख का, बतख इज सपोज टू बी एन एक्वेटिक बर्ड। पेंगुइन का नाम सुना है कभी? पेंगुइन, वो भी एक्वेटिक बर्ड है। बताओ, बतख क्वैक क्वैक, कभी नहीं सुना? एक्वेटिक बर्ड की कौन सी स्पीशीज है? हंस का नाम सुना है? कौवा चला हंस की चाल, कहते ना हंस जो है, बगुला, फ्लेमिंगो, एक्वेटिक बर्ड भी होती है भैया। फ्लेमिंगो, इधर आ जाओ आप नवी मुंबई में, वहां पे फ्लेमिंगो सेंचुरी है पूरी, समुद्र किनारे बहुत आती। चलो, भूमि को तो सिर्फ कंगारू पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक और बताओ इसमें लास्ट, चलो। अब बताओ, भैया सारे मैमल हैं, तो अब डेजर्ट वाला चलेगा आंसर। चलो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे अब। अच्छा सुनो, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड में 15 सवाल सही करके आश, निशा, ईशान और मुर्शिदुल, ये है टॉप पे। फिर चंद्रा, कपिल, भावेश, आयत, अन्वेषा और वंशिका। आज तो अच्छा खासा मैच ही हो गया एक तरह से। चलो एक लास्ट चीज पढ़नी है, हीमोडायलिसिस। कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक की जो लास्ट डाउट सॉल्विंग क्लास होती है उसमें हम नेट प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस भी एक तरह का मैच ही होती है। इसके बाद फिर मैं मैच लूंगा, तो नेट प्रैक्टिस में लेकिन बॉल आप लेकर आओगे, समझ में आई? बॉल मैं नहीं लाऊंगा, बॉलिंग मैं नहीं करूंगा, आप लोग अपनी अपनी बॉल लेकर आओगे और आप ही बैटिंग करोगे, और मैं भी करूंगा साथ में। चलो, अब हीमोडायलिसिस। जैसे किसी आदमी की अगर किडनी खराब हो जाए ना, और अभी डोनर मिल नहीं रहा है, तो डोनर नहीं मिलने की वजह से उसको नई किडनी भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में उसके ब्लड से यूरिया छानते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके ब्लड से यूरिया नहीं छानी जाएगी तो यूरीमिया से मर जाएगा वो। ऐसे में हम क्या करते हैं? अब सपोज ये वो आदमी है जिसकी किडनी खराब हो गई है, तो इसको हम कैसे, हम इसको बचा, मतलब इसके जान बचाएं? तो हमारे पास एक डायलिसिस यूनिट है, एक डायलिसिस चैम्बर है हमारे पास यहाँ। इस डायलिसिस चैम्बर में एक सेलोफिन मेम्ब्रेन है यहाँ। इस सेलोफिन मेम्ब्रेन से सिर्फ एक चीज ही पास हो सकती है, मतलब इस सेलोफिन मेम्ब्रेन से कुछ चीजें ही इधर से उधर आ जा सकती हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है समझाने के लिए। तो
हमारे पास एक डायलिसिस यूनिट है और हमारे पास एक पंप है। इस पंप में भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिससे हम डायलिसिस फ्लूइड को अंदर डालेंगे, है ना। एक हिस्सा वो है जिससे हम डायलिसिस फ्लूइड को अंदर डालेंगे, सपोज इधर से। और ये देखिए डायलिसिस फ्लूइड बाहर आ रहा है। ये इन है और ये आउट है। और ये डायलिसिस फ्लूइड है। ठीक है, ये डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल ब्लड जैसा होता है। सेम कंपोजिशन है इसका जैसा कि ब्लड का होता है, बस इसमें यूरिया नहीं होती। मतलब सेम कंपोजिशन एज ब्लड, सोडियम पोटेशियम सब होता है इसके अंदर, सब कुछ प्लाज्मा प्लाज्मा जैसा सब सेम। बट इसमें क्या नहीं है, बस इसमें यूरिया नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। इधर से हमने क्या किया, पेशेंट का ब्लड निकाला और इस पेशेंट के ब्लड को हम इस तरह से, ये देखिए ये पेशेंट का ब्लड है जैसे, तो ये ब्लड इधर से जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ब्लड निकाला है पेशेंट का, ब्लड बाहर निकलते ही क्लॉट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें ना एंटी हेपेरिन मिला देते हैं। सर इसमें हेपेरिन मिला देते हैं ताकि ये क्लॉट ना हो। हेपेरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट है। जब हम इसमें हेपेरिन मिला देंगे तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन ब्लड में एक चीज और है, बताइए क्या, यूरिया। तो जब ये ब्लड यहाँ पहुंचता है तो इस तरफ ब्लड है और इस तरफ है डायलिसिस फ्लूइड, दोनों का कंपोजिशन सेम है। लेकिन ब्लड में एक चीज और है जो डायलिसिस फ्लूइड में नहीं है, और वो है यूरिया। तो और तो कोई चीज इधर से उधर नहीं होती, क्रॉस जब हो रहा है तो एक ही चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होती है। तो इस तरफ आ जाता है डायलिसिस फ्लूइड प्लस यूरिया जो बाहर जा रहा है यहाँ से, है ना। और इस तरफ ब्लड से यूरिया इधर निकल गया तो इधर है ओनली ब्लड। अभी ब्लड वापस अंदर जा रहा है तो हमें इस ब्लड के अंदर जो हेपेरिन हमने मिलाया था उसका असर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर जाके भी क्लॉट नहीं करेगा अगर चोट लगी तो इसमें वापस एंटी हेपेरिन मिलाकर हम इसे पहले जैसा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस आदमी के ब्लड में से इधर से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, खराब डायलिसिस फ्लूइड अच्छा अंदर आता रहेगा और खराब ऐसे बाहर जाता रहेगा। तो यूरिया वाला तो ब्लड से हमने यूरिया छान दी। ठीक है, सिर्फ यूरिया ही एक चीज है जिसका एक्सचेंज हुआ, बाकी किसी चीज का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरह से जब तक किडनी नहीं मिलती तो इसके ब्लड में से यूरिया छानते रहते हैं। पर ये जो प्रोसेस है ना, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ही किडनी फेलियर है और इस प्रोसेस में डायलिसिस में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करो, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है वो हमेशा, कहीं घूम फिर नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, उसका पूरा ना सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया उसका मूवमेंट। ऐसे में क्या करें, तो एक और टेक्निक है जिसमें उसका मूवमेंट इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। अंशु और दीप्ति को ये याद नहीं आ रहा कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर ब्लड और यूरिया को यहाँ रोक दिया जाए तो थोड़ा यूरिया वापस आ जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, इधर से ये जा रहा है इधर से ये आ रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम याद करो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यूरिया जैसे इधर जाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इधर से दूसरा ब्लड अंदर आ जाएगा, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हो रहा था। इसलिए हम यूरिया, अगर इसको रोक दिया तो थोड़ा उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड में इतना यूरिया नहीं है, हिमांशु कह रहा है कि सर हमारे मेडिकल कॉलेज में हम गए थे तो डायलिसिस वाले पेशेंट को बहुत ठंड लग रही थी। लगेगी ना यार, गरम गरम खून बाहर निकाल रहे हो और वापस अंदर डाल रहे हो, उसका टेम्परेचर अगर बॉडी टेम्परेचर नहीं है ब्लड का, थोड़ा कम है, तो ठंड लगने लगेगी इसको। समझ में आई बात नहीं आई? आपने देखा नहीं, जब ड्रिप चलाते हैं ना, बोतल चलाते हैं ड्रिप की, अगर वो बहुत तेज चलाएंगे ना अपन तो कई बार ठंड लगने लगती है। बोतल चलाते हैं ना अस्पताल में, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर तो कम है ना, बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। चलो, तो ये तो हम समझ गए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है
कि ना अगर मान लो इतना इतना बड़ा किडनी फेलियर नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, और थोड़ा बहुत यूरिया धीरे धीरे भी निकलता रहे तो काम चलता रहेगा, है ना। अब ऐसे में क्या करें, तो थोड़ा बहुत मूव भी कर सके आदमी, तो एक और टेक्निक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें पता है क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है इस पेशेंट की, थोड़ी सी ख़राब है, तो इसके जो एब्डोमेन है ना, यहाँ इसमें एक छेद करते हैं अपन यहाँ, और यहाँ पे से इसके अंदर ना डायलिसिस फ्लूइड इसकी पेरिटोनियल कैविटी में भर देते हैं। डायलिसिस फ्लूइड इज विदाउट यूरिया। ये देखो, ये कैविटी में यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया ऐसे, मतलब यहाँ छेद किया, ये जो हमारी बॉडी कैविटी है ना, सीलोम, जिसके चारों तरफ पेरिटोनियम होता है, उसमें ना उस कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में थोड़ा सा सिलोमिक फ्लूइड होता है इसमें, उसमें खूब सारा फ्लूइड भर देते हैं। यहाँ छेद करके ढक्कन लगा दिया और बंद कर दिया उसको। अब इसकी पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ अंदर, यहाँ तो पेरिटोनियम और बॉडी वॉल से जो ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं, उनमें जो यूरिया है वो एक्सॉस्मोसिस से ऊज होकर बाहर आने लगता है, क्योंकि इसमें तो यूरिया है नहीं, और आसपास से जो ब्लड ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं उनमें यूरिया है, तो एक्सॉस्मोसिस से यूरिया ना बाहर आने लगता है ऊज होकर। इस आदमी को घर भेज देते हैं, जाओ घर अपना काम करो सारे। अब इसके पेट में फ्लूइड भरा हुआ है और ये अपने काम वाम कर रहा है, इसको मतलब कल आना, 24 घंटे बाद जब ये वापस आएगा या 2 दिन बाद वापस आएगा, तो इसका ये फ्लूइड गंदा हो चुका होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया आ गया होगा। तो अब इस फ्लूइड को अपन बाहर निकाल देंगे और नया फ्रेश फ्लूइड अंदर डाल देंगे, जाओ अपने काम कर लो सारे। तो ये आदमी ना दिन भर बिस्तर पे नहीं पड़ा हुआ है, ये मूवमेंट कर रहा है, अपने काम कर रहा है, और पेरिटोनियम से इसकी डायलिसिस भी हो रही है, स्लो हो रही है, लेकिन दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहा है उससे तो अच्छा है ना। वो फ्लूइड गंदा हो जाता है 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि इसमें यूरिया आ जाता है, उसको बाहर निकाल के दूसरा फ्लूइड डाल देते हैं। जैसे कहते हैं कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो कम से कम वो अपने चल फिर सकता है यार, वहाँ दिन भर हॉस्पिटल में नहीं बैठा रहेगा। जुपिटरा कह रही है कि फिर हर 2 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे जुपिटरा, वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहे, वो 24 घंटे पड़ा रहे, इससे तो ये अच्छा ना कि हर 2 दिन में एक बार हॉस्पिटल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर पे ही बदल लो, ढक्कन खोला, पुराना फ्लूइड निकाला, नल का पाइप अंदर डाल दिया, नया पानी अंदर डाल दिया, बोतल से भर दिया, यहाँ अंदर भर दो, उसके बाद फिर ढक्कन लगा दिया, फिर अगले दिन फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं होगा। तो 2 दिन में जाना ही पड़ेगा। हाँ, ढक्कन वाले पेट होते हैं भैया, सर्जरी पड़ोगे तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। अच्छा, तो ये तो हो गया यहाँ पे कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। एम्बुलेटरी क्यों बोले, समझ में आया नहीं आपको? अरे ग्रीक लैटिन पढ़ी थी कि नहीं? एम्बुल 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 मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस। कभी सुना एम्बुलेंस हॉस्पिटल? कभी ये वर्ड सुने आपने? हॉस्पिटल को हॉस्पिटल क्यों कहते हैं, एम्बुलेंस को एम्बुलेंस क्यों कहते हैं? चलो बताओ। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल मतलब होता है स्टैटिक केयर, एक जगह पर हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं आप, उसको केयर कर रहे हैं। एम्बुल मतलब होता है मूवमेंट, एम्बुलेंस मतलब होता है मूविंग केयर, मतलब पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर केयर तो हो ही रही है ना उसकी, मूविंग केयर। एम्बुलेशन मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा। एम्बुलेक्रल सिस्टम इसमें पढ़ा होगा आपने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश में, इकाइनोडर्मेटा में। एम्बुल मतलब ग्रीक लैटिन की मैंने आपको बोला था, रोज 3-4 वर्ड याद करो तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस क्यों कहते हैं, आप में से आधे जनों को ये भी नहीं पता था, डॉक्टर बनना चाहते हो। इमोशंस एम्बुलेंस, अरे पर एम्बुलेंस का एम्बुलेंस क्यों कहते हैं भैया, ये तो पता होना चाहिए ना। चलिए, तो कईयों को तो उस दिन में से पूछ रहे थे डॉक्टर का सिंबल कौन सा होता है, ये रेड क्रॉस वाले को तो डॉक्टर का सिंबल समझते हैं लोग। बताया था नहीं, बताया था मैंने, एक दंड और 2 सांप। तो ये तो है भाई। तो हमारा ना ये हो गया पूरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम 15 मिनट नेट प्रैक्टिस और कर सकते हैं। तो हम वापस से, मैंने यहाँ पे डाउट्स खोल दिए हैं और रेज हैंड भी खोल दिया है, तो अगर आपको रेज हैंड करना है तो आप रेज हैंड भी कर सकते हैं और आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हैं।